किशनगंज बेलवा हाई स्कूल मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हुआ आगमन, जहां असदुद्दीन ओवैसी को देखने और सुनने के लिए उमड़ी आमजनों की भीड़। जहां हर बार की तरह बेलवा में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बातों ही बातों पर डॉक्टर जावेद और मास्टर मुजाहिद को घेरा। मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठियम नहीं है। जावेद को मालूम हो जाए कि तुम्हारी दिमाग की लाइट भी बत्ती खुल जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, 26 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे, अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद। नदी में हम चले 15 मिनट, तो उसके चंद दिन के बाद अख्तरुल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर ये हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। से यहां पर किशनगंज के अस्पताल के लिए 2 वेंटिलेटर भिजाए, 3 या 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने भिजाए। जो लोग हैदराबाद या कहीं पर फंसे हुए थे मुंबई में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किशनगंज के उन तमाम हमारे भाइयों को वापिस मुंबई से और हैदराबाद से किशनगंज को भिजाया। आप कहां पर थे जब कोविड में लोग तड़प रहे थे? आपका फोन बंद रहता था। कोविड कैसे बुरे वक्त में अगर कोई गरीबों के दरमियान में था तो अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसको अपना टिकट दिया है, क्या उसने CAA कानून की तायीद नहीं की थी? यही आकाश कुमार सिंह आज महाराजगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का उम्मीदवार है। जाकर देखिए, ये आकाश कुमार सिंह के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। वो CAA जैसे काले कानून की तायीद कर रहा था। आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। यही अजय निषाद था जिसने कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया और अपनी मुस्लिम नफरत का इजहार किया। आज कांग्रेस पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बनाती है। एक दीपक यादव है, बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी है, अब वो राजद का वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बन चुका है। बताइए, ये लोग बीजेपी के लोगों को लेते हैं, अपना उम्मीदवार बनाते हैं। तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई कितना भी करप्शन कर ले, नरेंद्र मोदी के पास चला जाए तो साफ हो जाता है। कांग्रेस के पास भी एक वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में रहकर जितने भी गालियां मुसलमानों को दे सकते दे दे, मगर कांग्रेस में चला जाए तो सेक्युलर हो जाता है। बताइए, ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम अकलियत की एक क़ियादत उभरे। बीजेपी को तकलीफ नहीं है अगर आलाजाद के ब्राह्मण ठाकुर उनकी क़ियादत बने। कांग्रेस को, राजद को कोई तकलीफ नहीं है अगर यादवों की, कुर्मियों की, कुशवाहा की सियासी क़ियादत बने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है अगर पासवान और मांझी की सियासत, उनके इख्तिदार या क़ियादत बने। सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि सीमांचल से एक क़ियादत उभरेगी। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकता है कि मैं पूरे भारत के बैकवर्ड OBC क्लास का नेता हूं। तो बताओ, क्या सीमांचल का नेता अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता? बन सकता है जरूर, बशर्ते कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कोई भी नहीं चाहता कि सीमांचल से आपकी क़ियादत बने, आपकी क़ियादत उभरे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक आपकी क़ियादत नहीं रहेगी, आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी वोट को हासिल किया जाएगा और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। मजलिस ये चाहती है कि सीमांचल से आपकी क़ियादत उभरे। अभी अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत सी बातें बताई। यही कांग्रेस राजद मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 2-2 मर्तबा आपने बनाया और 2-2 मर्तबा नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले गए। आज बिहार में बीजेपी RSS की सरकार है। जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के जमाने में सीवान में एक 8 साल के रिजवान बच्चे को पकड़ा गया था। क्या कोई 8 साल के बच्चे को जेल में डालता है? बताइए आप। 8 साल के बच्चे को जेल में डाला गया। कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार साथ थे। उसकी मां 8 दिन जेल के सामने खड़ी रहती थी और पुकारती थी कि मेरा बेटा 8 साल का है, उसको क्यों डाला गया? सोचिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल करके एक माँ को 6 दिन या 5 दिन इंतजार करना पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। किसकी सरकार थी? राजद की, कांग्रेस की थी।
फिर आप जानते हैं कि मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ को जला दिया गया। 100 साल पुराना मदरसा, उसमें कई किताबें थे, तारीखी किताबें थे, उनको जला दिया गया। कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और ये आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेलवा की जनता से, आज हजारों की तादाद में आज यहां पर जमा हुए, क्या आप घुसपैठी हैं? जोर से बोलिए, क्या आप घुसपैठी हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके। 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में, तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था। और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं। हुकूमत के आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी, वहां पर हम गए, वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, हमको 20 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। बोला गया कि आइए वहां पर नदी में चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके पटना में उन जालिमों को जो कुर्सियों पर बैठकर सत्ता में बैठे हैं। हम और अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारों के साथ गए, नदी में हम चले 15 मिनट। तो उसके चंद दिन के बाद अख्तरुल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर यह हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे चलने में और तुम्हारे चलने में फर्क यह है कि हम 15 मिनट चले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को डर पैदा हो गया कि अगर ये और चलेंगे तो सत्ता निकल जाएगी सीमांचल से। ब्रिज दे दिए। अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को अपना MP बनाएंगे तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब अख्तरुल ईमान सीमांचल चलेगा तो हम भी अख्तरुल ईमान के साथ सीमांचल में चलेंगे, चक्का जाम कर देंगे। सुन लो बीजेपी राजद वालों, अब सीमांचल से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम आपको करना है। हमारे ये मुजाहिद साहब हैं, इनका नाम क्या है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मास्टर का मास्टर नरेंद्र मोदी है। अगर कल पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा, उत्तराखंड में बीजेपी ने यकसा सिविल कोड का बिल लाकर यह कह दिया कि मुसलमान निकाह से शादी नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा। दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। तो बोलो मास्टर, तुम क्या करोगे जब मास्टर की जबान नहीं खोल सकती? क्योंकि मास्टर की जबान पर नरेंद्र मोदी की गारंटी का स्टैंप है। मास्टर की जबान पर मोदी की गारंटी का स्टैंप है। और जावेद साहब की तो जबान ही नहीं है। अख्तरुल ईमान ईमानदार है और अख्तरुल ईमान को कोई नहीं खरीद सका। जो बिकने वाले थे वो बिक कर चले गए, अख्तरुल ईमान नहीं बिका। अख्तरुल ईमान की जबान की कीमत है और अख्तरुल ईमान अपनी जबान को नक्कारा खल्क बनाकर पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देगा आप इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए और देखिए कितना बड़ा जुल्म यहां पर किया गया। कि अभी हमारे को अख्तर भाई ने बताया कि कितनी जायदादें
शेरशाहबादी लोगों की, सुरजापुरी भाइयों की, और फिर आप देखते हैं कि कुलैया बरादरी के अनेक, बताइए आप, आबादी में जितना हिस्सा है शेरशाहवादियों का, उनको आप देते हैं कितने? 5,000 नौकरी, 5,500 नौकरी, 21,000 मिलना, 5,500 नौकरी उनको मिलती है। क्या मैंने सत्ता कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, राजद के पास, लालू मुख्यमंत्री, उनकी वाइफ मुख्यमंत्री, उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 15-16 साल से मुख्यमंत्री, और गाली पूरे मिलके देते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अरे सत्ता में तुम थे, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया बताओ? तुमने कितनी नौकरियां दी? सेंसस के नाम पर तुम खुद बेनकाब हो चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, याद रखिए, भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, उसी की आवाज सुनी जाएगी। जिसके पास सियासी कायद नहीं, जिस कौम के पास सियासी लीडर नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। हाँ, चमचागिरी कर सकते हैं आप नीतीश के पैरों के पास बैठकर, गुलामी कर सकते हैं आप जाकर राजद के नेताओं के पास, मगर कायद बनना है आपको, लीडर बनना है। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील कर रही है कि आप आगे बढ़िए। बिहार में, सीमांचल में, किशनगंज में अपने एक सियासी क़यादत को बनाइए, ताकि आपकी आवाज, आपके मसाइल हल हो सके। यही चंद गुजारिशात हमको आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहिदा अख्तरुल ईमान के हक में अपना वोट देंगे। मैं पिछले 3 दिन से हम किशनगंज के मुख्तलिफ विधानसभा में जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान और मजलिस के लिए एक हवा है, तूफान है, और इस हवा तूफान को ना तेजस्वी रोक पाएंगे, ना कांग्रेस वाले रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। इस हवा को आपको और आगे लेके जाना है। इतनी हवा उठेगी कि सब बह जाएंगे मुखालिफिन और कोई नहीं रहेगा। अब आप ये बता रहे हैं सेल फोन, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने सेल फोन की एक मर्तबा लाइट खोलकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अपना अपना सेल फोन खोलिए, उसका लाइट खोलिए, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठी हम नहीं है। जावेद को मालूम हो जाए कि तुम्हारी दिमाग की लाइट भी बत्ती खुल जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, 26 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे, अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम वालेकुम। आईएम का भविष्य को देख पा रहा है। अगर आप एक सांसद चुनाव में 50 विधायक होंगे और आप तय करेंगे कि बिहार में सरकार किसकी होगी, तो एक हिंदू के बेटा को ये नजर आ रहा है, तो ये नजर भी आ गया और समझ भी आ गया। और 26 तारीख को एक एक बटन जो है आप पतंग के इस पर छापे दबाने वाले हैं। और बिहार में क्रांति करमचंद गांधी था, और ये दूसरी धरती है जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं और एक नया क्रांति, एक नया इबादत लिखने जा रहे हैं। अक़लियत जो लोकतंत्र में सबसे ताकतवर है, दलित जो लोकतंत्र में सबसे ताकतवर है। उन दोनों ने बहुत लंबा जीवन साथ दिए। उन्होंने साबुद्दीन साहब के परिवार की चिंता नहीं किया। आज जो परिवार जिसको टिकट नहीं मिला, अक़लियत समाज 17%, मात्र 2 टिकट, हक के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा। और ये क्रांति मुझे नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह पार्टी में कहते थे, मैं सुनता था कि बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और वो नजर आ रहा है। 4 बजे से आप 4 बजे से खड़े हैं अपने नेता के लिए।